18 अगस्त 1945 ताइवान के ताइहोकू एयरपोर्ट पर एक जापानीज बॉम्बर प्लेन उड़ान भरने वाला था। इस प्लेन में सवार थे भारत के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें पूरा देश प्यार से नेताजी कहता था। कुछ घंटों बाद यह प्लेन क्रैश हो गया। जापानीज सरकार ने घोषणा की कि नेताजी की मौत हो गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनका शव कभी भारत पहुंचा ही नहीं। कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला और तब से लेकर आज तक 80 सालों के बाद भी यह सवाल अनसुलझा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत हुई या वह भाग गए? क्या वह रशिया चले गए या फिर एक साधु बनकर इंडिया लौट आए, या यह सब एक बड़ी साजिश थी? यह कहानी है भारत के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य की। एक ऐसा रहस्य जिसकी फाइल्स आज भी क्लासिफाइड है। लेकिन पहले समझिए कि यह सिर्फ एक कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है। यह एक डॉक्यूमेंटेड मिस्ट्री है जिसे 3 गवर्नमेंट कमीशंस इन्वेस्टिगेट कर चुकी है। तीनों अलग अलग कंक्लूजन्स पर पहुंची है। इस स्टोरी के अंत में आपको पता चलेगा वो 3 थ्योरीज जो सबसे ज्यादा क्रेडिबल है और वो एविडेंस जो आज भी इंडियन गवर्नमेंट के पास क्लासिफाइड फाइल्स में लॉक्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के सबसे बड़े अनसॉल्व्ड मिस्ट्री की कहानी। 23 जनवरी 1947 सुभाष चंद्र बोस का जन्म ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। बचपन से ही तेज दिमाग वाले सुभाष ने इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक किया, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश सरकार के लिए काम करने से इनकार कर दिया। उनका सपना था एक आजाद भारत, लेकिन महात्मा गांधी के अहिंसा के रास्ते से वह सहमत नहीं थे। नेताजी मानते थे कि अंग्रेजों को हिंसा से ही भगाया जा सकता है। उन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 1941 में ब्रिटिश पुलिस से बचने के लिए नेताजी ने एक डेयरिंग एस्केप किया। वह अफगानिस्तान होते हुए जर्मनी पहुंचे। वहां उन्होंने हिटलर से मिलकर मदद मांगी। फिर 1943 में नेताजी सबमरीन में बैठकर सिंगापुर पहुंचे। यहां उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी यानी आजाद हिंद फौज की स्थापना की। जापानीज सरकार की मदद से उन्होंने लगभग 60,000 इंडियन सोल्जर्स की एक आर्मी खड़ी कर दी। जापान के हारते ही नेताजी की पूरी स्ट्रैटेजी कोलैप्स हो गई। उनकी आजाद हिंद फौज भी बिखर गई। ब्रिटिश सरकार उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पूरे साउथ ईस्ट एशिया में ढूंढ रही थी। अगस्त 1945 वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी। जापान हार चुका था। नेताजी को एक क्रिटिकल डिसीजन लेना था, या तो ब्रिटिश के हाथों पकड़े जाए या कहीं और भाग जाए। जापानीज सरकार ने उन्हें एक ऑफर दिया। टोक्यो जाने के लिए एक प्लेन अरेंज किया गया। प्लान यह था कि नेताजी पहले टोक्यो जाएंगे, फिर वहां से रशिया। उस समय रशिया और ब्रिटेन दुश्मन थे। नेताजी को उम्मीद थी कि सोवियत लीडर स्टालिन उनकी मदद करेंगे। 17 अगस्त को नेताजी ने अपने क्लोजेस्ट एड हबीबुर रहमान को बुलाया। उन्होंने कहा कि अगर कुछ हो जाए तो इंडिया में उनकी फैमिली का ख्याल रखना। यह बात बाद में बहुत सस्पिशियस लगी। क्या नेताजी को पता था कि कुछ होने वाला है? 18 अगस्त 1945 दोपहर 2 बजे नेताजी एक जापानीज बॉम्बर एयरक्राफ्ट में सवार हुए। यह एक मित्सुबिशी की इक्टी-1 हैवी बॉम्बर था। साथ में जापानीज ऑफिशियल्स और क्रू मेंबर्स थे। प्लेन ने ताइहोकू एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। डेस्टिनेशन था डायरेन, मंचूरिया, जहां से वह रशिया जाने वाले थे। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास की धारा बदल दी। दोपहर 3 बजे टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद ही प्लेन में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। विटनेसेस ने बताया कि प्लेन की एक इंजन फेल हो गई। पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन प्लेन कंट्रोल से बाहर चला गया। वह रनवे के पास ही क्रैश हो गया। एक जबरदस्त धमाका हुआ। प्लेन में आग लग गई। धुआं ही धुआं हो गया। एयरपोर्ट स्टाफ और जापानीज सोल्जर्स मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्लेन में लगी आग बुझाने की कोशिश की। प्लेन से कुछ लोगों को बाहर निकाला गया। उनमें से एक नेताजी थे। आई विटनेसेस के मुताबिक नेताजी बुरी तरह जले हुए थे। उन्हें तुरंत नियर बाय मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट की कोशिश की, लेकिन इंजरीज बहुत गंभीर थीं। उसी रात 9 बजे जापानीज रिकॉर्ड्स के मुताबिक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई। 3rd डिग्री बर्न्स की वजह से कार्डियक अरेस्ट आया। उनके बॉडी को क्रीमेट कर दिया गया। एशेस को एक अर्न में रख दिया गया।
यह युआन आज भी टोक्यो के रेनकोजी टेम्पल में रखा हुआ है। यह था ऑफिशियल वर्जन, जापानीज गवर्नमेंट की ऑफिशियल स्टोरी। लेकिन क्या यह सच था? जब यह खबर इंडिया पहुंची तो पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन साथ ही डाउट भी शुरू हो गया। नेताजी के करीबी लोगों को यह स्टोरी बिलीवेबल नहीं लगी। उनके फैमिली मेंबर्स ने भी इसे मानने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सवाल अनउलझे थे। पहला, नेताजी की बॉडी कभी आइडेंटिफाई नहीं की गई। दूसरा, कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं थी। तीसरा, जो एशेस टोक्यो टेम्पल में है उनका डीएनए टेस्ट कभी नहीं हुआ। चौथा, क्रैश के कई आई विटनेसेस थे, लेकिन सबकी स्टोरीज में कॉन्ट्रडिक्शंस थे। और सबसे बड़ी बात, ब्रिटिश इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में डाउट था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ऐसी इंफॉर्मेशन थी कि शायद नेताजी जिंदा है। सबसे पॉपुलर थ्योरी यह है कि नेताजी की मौत नहीं हुई। प्लेन क्रैश एक स्टेज्ड इवेंट था। असल में वह रशिया चले गए। इस थ्योरी के सपोर्टर्स कहते हैं कि नेताजी और सोवियत यूनियन के बीच पहले से ही कांटेक्ट था। स्टालिन से मीटिंग अरेंज थी। जापान के हारने के बाद रशिया ही एकमात्र पावर था जो ब्रिटिश के खिलाफ नेताजी की मदद कर सकता था। कुछ डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि 1945 से लेकर 1950 के बीच कई इंडियन प्रिजनर्स को साइबेरिया में देखा गया। उनमें से कुछ का डिस्क्रिप्शन नेताजी से मैच करता था। नेताजी की भतीजी ललिता बोस ने भी कहा था कि उन्हें लेटर्स मिले थे जो सजेस्ट करते थे कि नेताजी रशिया में थे, लेकिन यह लेटर्स कभी पब्लिक नहीं किए गए। रशियन गवर्नमेंट से कई बार रिक्वेस्ट की गई कि वह अपनी फाइल्स खोले, लेकिन मॉस्को ने हमेशा कहा कि उनके पास नेताजी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हालांकि यह आधिकारिक इनकार पूरी तरह कन्विंसिंग नहीं है। दूसरी सबसे कंट्रोवर्शियल थ्योरी है गुमनामी बाबा की। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में 1950 से 1980 के बीच एक मिस्टीरियस साधु रहते थे। लोग उन्हें गुमनामी बाबा कहते थे क्योंकि उन्होंने कभी अपना नाम नहीं बताया। यह बाबा बंगाली बोलते थे, उच्च शिक्षित थे, इंटरनेशनल अफेयर्स पर गहरी नजर रखते थे। उनके पास नेताजी की फोटोज थीं। वह अक्सर नेताजी के बारे में बात करते थे जैसे वह पर्सनली उन्हें जानते हों। 1985 में जब गुमनामी बाबा की मौत हुई तो उनके कमरे से एक ट्रंक मिला। इस ट्रंक में क्या था? नेताजी की पर्सनल बिलोंगिंग्स, फोटोज, लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स जो सिर्फ नेताजी के पास ही हो सकते थे। लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट के समय 1964 में कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई कि एक साधु जो नेताजी हो सकते हैं यूपी में रह रहे हैं। गवर्नमेंट ने सीक्रेटली उन पर नजर रखी, लेकिन ऑफिशियली कभी कुछ नहीं कहा। गुमनामी बाबा की हैंडराइटिंग को एक्सपर्ट्स ने नेताजी की हैंडराइटिंग से कंपेयर किया। स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज मिली, लेकिन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं भी मिला। नेताजी की फैमिली ने इस थ्योरी को हमेशा रिजेक्ट किया। उनका कहना था कि नेताजी ऐसे कभी नहीं रह सकते थे। तीसरी थ्योरी सबसे डार्क है। यह कहती है कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने नेताजी को मरवा दिया। या तो प्लेन क्रैश प्लान्ड था या क्रैश के बाद उन्हें सीक्रेटली गिरफ्तार करके एग्जीक्यूट कर दिया गया। यह थ्योरी इसीलिए भी मजबूत है क्योंकि ब्रिटिश के लिए नेताजी सबसे बड़ा खतरा थे। अगर वह जिंदा रहते और इंडिया लौट आते तो इंडिपेंडेंस मूवमेंट को एक नई डायरेक्शन मिल सकती थी। ब्रिटिश यह नहीं चाहते थे। डिक्लासिफाइड MI5 और MI6 डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने नेताजी पर क्लोज सर्वेलेंस रखी हुई थी। हर मूवमेंट ट्रैक की जा रही थी। ब्रिटिश जानते थे कि नेताजी कहां जा रहे हैं। कुछ डॉक्यूमेंट सजेस्ट करते हैं कि ब्रिटिश एजेंट्स टोक्यो और मंचूरिया में एक्टिव थे। प्लेन क्रैश के तुरंत बाद ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स कभी पब्लिक नहीं हुई। जवाहरलाल नेहरू और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच सीक्रेट कॉरेस्पॉन्डेंस थी जिसमें नेताजी का जिक्र था। यह लेटर्स आज भी क्लासिफाइड है। इंडियन गवर्नमेंट ने 3 बार ऑफिशियली इस मिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट किया। पहली इंक्वायरी 1956 में शाह नवाज कमेटी ने की। इस कमेटी ने जापान जाकर इन्वेस्टिगेशन की, आई विटनेसेस से बात की, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स देखे। उनका कंक्लूजन था नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में हो गई, लेकिन बहुत से लोग इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थे। नेताजी की बड़ी बेटी अनीता बोस ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। दूसरी इंक्वायरी 1970 में जस्टिस GD खोसला कमीशन ने की। इस कमीशन ने भी शाह नवाज कमेटी के फाइंडिंग्स को सपोर्ट किया, प्लेन क्रैश में डेथ कंफर्म की। लेकिन तीसरी इंक्वायरी ने सबको शॉक कर दिया।
2005 में जस्टिस मुखर्जी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। इस कमीशन ने 3 साल डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद कहा, नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में नहीं हुई। टोक्यो टेम्पल में रखी एशेज नेताजी की नहीं है। यह एक बॉम्बशेल था। पहली बार एक गवर्नमेंट कमीशन ने ऑफिशियली कहा कि प्लेन क्रैश स्टोरी झूठी है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। पार्लियामेंट में कहा गया कि यह फाइंडिंग्स एक्सेप्टेबल नहीं है। गवर्नमेंट ने शाहनवाज और खोसला रिपोर्ट्स को ही ऑथेंटिक माना। क्यों? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। सबसे बड़ा सवाल है क्लासिफाइड फाइल्स का। इंडियन गवर्नमेंट के पास नेताजी से रिलेटेड हजारों पेजेस की फाइल्स है। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में, होम मिनिस्ट्री में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में इन फाइल्स को क्यों क्लासिफाइड रखा गया है? 2015 में कुछ फाइल्स डीक्लासिफाई की गई, लेकिन सबसे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स आज भी सीक्रेट है। गवर्नमेंट का कहना है कि इन फाइल्स को खोलने से इंडिया की इंटरनेशनल रिलेशंस को नुकसान हो सकता है, लेकिन यह एक्सप्लेनेशन सैटिस्फैक्टरी नहीं है। 80 साल बाद भी क्या ऐसा सेंसिटिव है जो पब्लिक नहीं हो सकता? नेताजी के फैमिली मेंबर्स ने कई बार कोर्ट जाकर मांग की है कि सारी फाइल्स पब्लिक की जाए। कुछ एक्टिविस्ट्स ने आरटीआई फाइल की है, लेकिन गवर्नमेंट हमेशा टाल देती है। क्या इन फाइल्स में वो सच है जो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि बाहर आए? क्या नेताजी की मौत नहीं हुई थी? क्या वह रशिया में रहे? क्या ब्रिटिश ने उन्हें मारा? क्या इंडियन लीडर्स इस सच को जानते थे और छुपाते रहे? आज 80 सालों बाद भी 3 पॉसिबिलिटीज सबसे स्ट्रांग हैं। पहली पॉसिबिलिटी, नेताजी की सच में प्लेन क्रैश में मौत हो गई। जापानीज रिकॉर्ड्स सही है, टोक्यो टेम्पल की एशेज उन्हीं की है। लेकिन फिर सवाल है कि गवर्नमेंट इतनी फाइल्स क्यों छुपा रही है? दूसरी पॉसिबिलिटी, नेताजी रशिया चले गए, स्टालिन के कैंप्स में रहे, शायद वहीं मर गए। रशियन गवर्नमेंट यह बात स्वीकार नहीं करना चाहती।